गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, हमारे लगातार जो एग्रीकल्चर क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो लगातार चल रही है। आज इस क्लास का पार्ट 6 तक हम पहुंच गए हैं। 5 पार्ट हमने आज तक पीछे कर लिए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार सभी एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करवाए जाते हैं यहाँ पर। शाम 9 बजे प्रीमियर रहता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं जो एग्रीकल्चर जेट ICR BHU और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो आप सभी के पास चैनल के लिंक को शेयर करिए। साथ ही जब शाम को 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, उस समय अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और अब एक बार आप सभी पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, ताकि हमारे साथ आकर जुड़ जाएं, जो भी जुड़ना चाहे। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा, साथ में जुड़ेंगे तो आपको भी पढ़ने में एक अलग ही अंदाज़ लगेगा। तो दोस्तों, ये काम आप कर दीजिए, एक बार जल्दी से चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए और फिर वापस आ जाइए यहाँ पर। एक बार शेयर करके जल्दी से आ जाइए वापस। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर दें एक बार वीडियो को। फिर चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ की तरफ। क्या कहती है टेस्ट सीरीज़, कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से गन्ना किस परिवार से संबंधित है। गन्ना किस परिवार से संबंधित है? ग्रेमिनी से, कंपोजिटी से, सोलेनेसी से या फिर टिलिएसी से। गन्ना फसल है वो किस परिवार से संबंधित है? ग्रेमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी या फिर टिलिएसी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, गन्ना किस परिवार से संबंधित है। जिन्होंने ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है, जिन्होंने ऑप्शन दिया है आंसर, उनका राइट आंसर है जो गन्ना है वो ग्रेमिनी फैमिली होती है। जो कौन सी फैमिली? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी को और भी कहा जाता है घास कुल। क्या कहा जाता है? घास कुल। तो एक ग्रेमिनी फैमिली से संबंधित है जो गन्ना की फसल है। सोलेनेसी में जैसे मिर्च आ गई, सब्जी में देखें तो मिर्च, आलू, टमाटर, ये होते हैं जो सोलेनेसी के अंदर आते हैं। ये होते जो सोलेनेसी के अंदर आते हैं। कंपोजिटी के अंदर सूरजमुखी हुई, और इसके साथ सूरजमुखी के कुल का भी इस कंपोजिटी कुल के भी और पादप हैं, वह आते हैं कंपोजिटी में। और टिलिएसी में आते हैं वो एक बीजपत्री से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोइंग निम्न में से किससे संबंधित है? एरोइंग गन्ने में फूल आना, गेहूँ में किले निकलना, मक्का में टेसलिंग, कपास में फूल आना। एरोइंग निम्न में से किससे संबंधित है? एरोइंग क्रिया किसमें होती है? गन्ने में फूल आना, गेहूँ में किले निकलना, मक्का में टेसलिंग या कपास में फूल आना। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया है, गन्ने में फूल आना, उनका राइट आंसर है। जो एरोइंग होता है वो क्या होती है? गन्ने में फूल आने की क्रिया होती है, वो होती है एरोइंग। क्या होती है? एरोइंग। और एरोइंग किस में होती है? तो गन्ने में होती है। एरोइंग होती क्या है? होती है ये गन्ने में फूल आना। फूल आने की क्रिया गन्ने में होती है, उसे एरोइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोइंग। और जो मक्का में फूल आते हैं उसे टेसलिंग और सिल्किंग, इसमें दो स्टेज पाई जाती है मक्का में फूल आने की। तो इसमें जो नर फूल आएंगे, नर पुष्प आएंगे, उसे टेसलिंग कहेंगे, और जो मादा पुष्प आएंगे उसे सिल्किंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सिल्किंग और टेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में जल उपयोग दक्षता क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? खेत में जो जल उपयोग होता है उसकी क्षमता, यानी कि खेत के अंदर कितना जल उपयोग हुआ है, ये किस सूत्र द्वारा गणना कर सकते हैं हम? आर्थिक उपज अपॉन जल उपयोग, यानी आर्थिक उपज बटा जल उपयोग।
काश्त की लागत बटा जल उपयोग, वाष्पन दर बटा जल उपयोग बटा आर्थिक उपज। ये इसका जल है जो इधर ऊपर रह गया, जल उपयोग बटा आर्थिक उपज। तो आप जल्दी से आंसर करें, जिनका जैसा भी आंसर होगा चलेगा, जरूरी नहीं कि सभी का आंसर राइट हो, पर राइट आंसर देने की ही कोशिश करें, आंसर राइट देने की ही कोशिश करें। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है आर्थिक उपज तथा आर्थिक उपज बटा जल उपयोग, आर्थिक उपज बटा जल उपयोग उनका राइट आंसर है। जो खेत में जल उपयोग दक्षता होती है, तो जल उपयोग दक्षता की क्षमता होती है, वो आर्थिक उपज बटा जल उपयोग द्वारा गणना की जाती है। नेक्स्ट है एसआरआई तकनीक कौन सी फसल इस्तेमाल की जाती है? एसआरआई तकनीक कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? गेहूं के अंदर, चना के अंदर, धान के अंदर या फिर कपास के अंदर? जो एसआरआई तकनीक है इसे सीरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरी। तो ये तकनीक किस फसल के अंदर उपयोग ली जाती है? गेहूं के अंदर, चना के अंदर, धान के अंदर या फिर कपास के अंदर? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी कपास। जिन्होंने ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है आंसर उनका राइट है। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो धान होता है इसके अंदर एसआरआई तकनीक उपयोग ली जाती है। यह जो बीज बुआई की तकनीक है, क्या है? बीज बुआई की तकनीक है कौन सी? एसआरआई। और इसको यूज़ किया जाता है धान के लिए। उपयोग किसके लिए होती है? धान के लिए। और एक धान में और क्रिया की जाती है। क्या की जाती है? धान में पानी भरकर पडलिंग क्रिया की जाती है। क्या की जाती है? पडलिंग। तो एसआरआई तकनीक किससे संबंधित है? एसआरआई तकनीक धान से, और पडलिंग भी धान में की जाती है। यहाँ सीआरआई स्टेज पूछा जाए तो यहाँ होगा आंसर हमारा गेहूँ। ये क्वेश्चन पीछे भी आया। ये सभी क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज तक जेट के पेपर में पूछे गए हैं, और हालांकि संभावना रखते हैं आगे भी इन्हीं क्वेश्चनों में से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान, गेहूँ, मूंग गर्मी के अंदर बोई जाती है वो मूंग, फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता क्या है? इसमें फसल चक्र पूछा गया है। एक क्वेश्चन फसल चक्र रिलेटेड आता है जेट के एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर पढ़ना आप। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन डी 250%। धान, गेहूँ, मूंग, ये फसल चक्र पूछ रहा है इसमें कि कितना फसल चक्र होगा, कितने परसेंट होगा। तो देखिए, दो आप आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो, फिर देखते हैं किसका राइट होता है और किसका राइट नहीं होता है। जिनका राइट नहीं होता है उनका राइट करवाएंगे। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है आंसर 300%, कितने? 300% उनका राइट आंसर है। जो धान, गेहूँ, मूंग होता है ये क्या होता है? फसल चक्र सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जो सीजन होता है, जैसे धान बोया कब? खरीफ, रबी और जायद। तो ये धान बोया खरीफ में, फिर गेहूँ बोया हमने रबी में, फिर ये जो मूंग बोया हमने गर्मी मतलब जायद ऋतु आ गई। कौन सी आ गई? जायद। तो 3 ऋतु आ गई, खरीफ, रबी और जायद। और जो फसल चक्र का सूत्र होता है वो यही होता है कि कुल जो फसल बोई गई है वो, और नीचे इनके ईयर काउंट होते हैं, कितने ईयर और कब कब बोई गई है, और फिर 100 से गुणा किया जाता है, फिर 100 से गुणा किया जाता है। तो इसका जो फसल चक्र है वो निकल कर आ जाता है। तो अब धान, गेहूँ और मूंग, धान कब बोया? खरीफ में, एक सीजन ये हो गई धान की 6 महीने की, और सेकेंड आ गई रबी, गेहूँ की सीजन हो गई, फिर मूंग ये आ गई जायद के अंदर। तो ये इनकी 3 सीजन हो गई। अब 3 बटा कितने साल? तो 3 बटा कितने साल आ गए? सीजन 3 हो गई तो 3 आ जाएगी, और सीजन 1 होगी तो सीजन 1 आ जाएगी। यहाँ पर जब गेहूँ
प्लस मूंग आ जाता है तो वहाँ पर सीजन 1 मानी जाती है। तो इस टाइप है जो फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? बलुई दोमट होती है उस मृदा के अंदर क्या सर्वाधिक पाया जाता है? बालू, सिल्ट, चिकनी मृदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बालू मृदा के अंदर क्या ज़्यादा पाया जाता है? बलुई दोमट मृदा के अंदर, जो बलुई दोमट मृदा होती है उसके अंदर किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? बालू, सिल्ट, चिकनी मृदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने बलुई दोमट मृदा में सर्वाधिक पदार्थ बालू ए ऑप्शन बताया है उनका राइट आंसर है। जो बलुई दोमट होती है उसके अंदर क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में बालू पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बालू। और सिल्ट पाई जाती है कले मृदा में। कौन सी मृदा में? कले मृदा, काली मिट्टी, इनके अंदर सिल्ट और चिकनी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? किस तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, लोहा। किस तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे? यानी इसकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि इसकी पूर्ति करनी हो तो इसे बहुत कम मात्रा के अंदर हम जब प्राप्त करवाते हैं तो इसकी मात्रा है जो पौधे को पूरी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा तत्व है? चैट बॉक्स में लिखे आपके सामने 4 तत्व दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ऑप्शन चुनना है और आंसर देना है मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, लोहा। जिन्होंने ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है आंसर मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है, इसको पौधे को बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है और बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता और जब बहुत ही कम मात्रा प्रदान करवाई जाती है इसकी तो पौधा इसकी पूर्णतः पूर्ति कर लेता है। समझ गए? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी बहुत ही कम मात्रा दी जाती है इसको पौधे की और पौधा अपना जो जीवन चक्र है वो जीवन चक्र में इसकी जो महत्व है वो पूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं की होती है। अब लवणीय मृदाओं क्या होती है? ऐसा क्वेश्चन जेट में 100% पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा 2021 के पेपर में। जब 2021-22 का पेपर होगा, अभी तक 8 अगस्त समथिंग डेट बता रहे हैं पर आगे पीछे भी हो सकती है डेट, तो वो क्या उसके अंदर ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा या लवणीय क्षारीय मृदा। तो इसमें आपको पूछ रहा है लवणीय मृदाओं की होती है विद्युत चालकता 4 से अधिक और pH 8.5 से अधिक। फिर जो इसकी ESP है, pH और ESP होती है जो सोडियम एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होती है। सोडियम एक्सचेंजेबल कैपेसिटी क्या कहते हैं? एक्सचेंज को जो सोडियम मिट्टी के अंदर चेंज होता रहता है वो होती है ESP। तो ये ESP होती है अधिक। तो लवणीय मृदा के लिए कौन सा इन चारों में से सही होगा? लवणीय मृदा के लिए कौन सा सही होगा? जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है विद्युत चालकता 4 से अधिक। विद्युत चालकता 4 से अधिक होगी किसमें? लवणीय मृदाओं। और जो pH होगी वो होगी 8.5 से कम होगी। pH 8.5 से कम होगी और ESP है, ESP भी 15% से कम होगी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है? राजस्थान के शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर मृदा अपरदन मुख्य समस्या है। वो किस टाइप से मृदा अपरदन होता है? वायु द्वारा होता है, जल द्वारा या फिर भूस्खलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो कोई बात नहीं, आप बने रहे, ध्यान दें क्वेश्चनों पर। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है? वायु, जल, भूस्खलन या फिर इनमें से कोई नहीं?
जो राजस्थान में शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर बस यह लॉजिक का क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आंसर इसका जाना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ वो मृदा अपरदन होगा, सॉइल इरोजन, तो वो होगा वायु से। कैसे होगा? पहली बात तो ये कि वायु से होगा, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है तो जल से तो होने से रह गया, और भूस्खलन से जो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, भूकंप आ जाते हैं, जिसके कारण उसके कारण होता नहीं है। तो किससे होगा? वायु से होगा। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन किससे होगा? वायु से होगा। नेक्स्ट है श्वेत गिडार किस फसल का मुख्य नाशी कीट है? श्वेत गिडार को सफ़ेद लट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद लट। और ये एक ही फसल का मुख्य कीट है जो जेड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी सरसों। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। श्वेत गिडार या सफ़ेद लट, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वाइट गर्ब। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है मूंगफली। ये जो सफ़ेद गिडार या श्वेत गिडार, सफ़ेद लट, वाइट गर्ब मुख्य कीट होती है, ये मूंगफली की होती है। किस फसल की होती है? मूंगफली की। ये मूंगफली के अंदर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। और इसका कभी आकार भी पूछ लेते हैं कि सफ़ेद लट है या श्वेत गिडार है, उसका आकार कैसा होता है? तो आकार होता है सी आकार। कैसा आकार? सी आकार। जैसा ए, बी और सी लिखा हुआ है, इस टाइप होता है इसका आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास किस कुल का पौधा है? कपास किस कुल का पौधा है? कुर्सीपेरी, एनाकार्डियेसी, मालवेसी, सोलेनेसी। अब कपास का कुल पूछ रहा है। कपास का कुल कौन सा है? कुर्सीपेरी, एनाकार्डियेसी, मालवेसी, सोलेनेसी। जैसा कुर्सीपेरी या ब्रेसिकेसी कुर्सीपेरी, ये होता है सरसों, राई वगैरह का। एनाकार्डियेसी होता है आपके आम का। यदि एग्रीकल्चर पार्ट में आम का कुल पूछ लिया जाए तो एनाकार्डियेसी होगा। जो कपास का कुल होता है, जिन्होंने सी आंसर दिया उनका राइट आंसर है मालवेसी। कपास का कौन सा कुल है? मालवेसी कुल। और सोलेनेसी का आपने बताया, मैंने आपको अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, ये वही है सोलेनेसी के अंदर आलू मिर्च जो भी सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन याद कर लेना, बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? लोहा, जिंक, तांबा, मैग्नीज। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक हैं? इन चारों में से कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन होता है? क्या होता है? पौधों के अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन। उसके संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तरदायी तत्व है? जल्दी से आंसर करें। जिन्होंने बी आंसर दिया है जिंक, उनका राइट आंसर है। जिन्होंने बी आंसर दिया है जिंक। जो पौधों में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का निर्माण कब होता है? ये होता है प्रकाश के समय, यानी दिन के समय। कब होता है? दिन के समय। और इसके लिए उत्तरदायी तत्व होता है जिंक। क्या होता है? जिंक। जिंक के बिना जो ऑक्सीजन है उनका निर्माण नहीं होता, तो जिंक होना जरूरी है। किसके लिए? ऑक्सीजन निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? NO, NH4, 1 तथा 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ थोड़े ऑप्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पर NO3 माइनस आएगा नाइट्रेट, NH4 प्लस अमोनिया, 1 तथा 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 1 तथा 2 दोनों आंसर राइट होंगे। यहाँ पर क्या आएगा? NO3 माइनस, यहाँ पर आएगा NH4 प्लस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? किसको पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का।
धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का। चारों ऑप्शन में से कौन सी फसल ऐसी है जिसे जल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? जल्दी से आंसर करें। जिन्होंने आंसर बी आंसर दिया है या जिन्होंने ए आंसर दिया है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि जो गन्ना होता है, गन्ना के अंदर सर्वाधिक जल की मांग होती है। गन्ना के अंदर सर्वाधिक जल की मांग होती है। गन्ना की सिंचाई होती है वो 1300 से 2400 से 2500 mm तक की जाती है। यह सारी सिंचाई गन्ना यूज लेता है। और एक होता है धान। धान के अंदर जब आप ऐसा दिमाग लगाए कि जल मांग सर्वाधिक, मतलब धान के खेत होते हैं जो पानी से भरे होते हैं, तो इससे संबंध नहीं है कि खेत पानी से भरे पड़े हैं इसका मतलब जल मांग सर्वाधिक है। नहीं, सर्वाधिक जल मांग किस फसल की होगी? गन्ने की होगी। और धान को जो प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जल की मांग होती है, क्योंकि धान के खेत होते हैं वो पानी से भरे रहते हैं, तो इसलिए प्रतिदिन यहाँ पर जल मांग सर्वाधिक है या जल मांग प्रतिदिन सर्वाधिक है, तो यहाँ धान ऑप्शन राइट होगा। और हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए फसल की जल मांग सर्वाधिक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी गन्ना आंसर हमारा राइट होगा, क्योंकि गन्ना की जो सर्वाधिक जल मांग है धान से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसे दूध प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? एल्यूमिन, ग्लूटीन, कैसीन, होर्डिन। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। दुग्ध प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन ए एल्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लूटीन, ऑप्शन सी कैसीन, ऑप्शन डी होर्डिन। जिन्होंने दुग्ध प्रोटीन का आंसर सी ऑप्शन दिया है कैसीन, उनका राइट आंसर है। कैसीन आंसर दिया उनका राइट आंसर है। और जिन्होंने बी दिया है ग्लूटीन, तो ग्लूटीन होती है प्रोटीन जो ये गेहूं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गेहूं में। और इस ग्लूटीन के कारण ही गेहूं की रोटी होती है जो फूल जाती है, फूलकर गुब्बारे की तरह हो जाती है। समझ गए? आज कुछ राज पता चला गेहूं की रोटी के बारे में। जो गेहूं की रोटी होती है वो ग्लूटीन के कारण फूलकर गुब्बारे की तरह हो जाती है। नेक्स्ट है, जीवन वृत्त के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा, जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ चिनोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा है? जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ होता है चिनोपोडियम एल्बम नाम है इसका, साइंटिफिक नाम है, वानस्पतिक नाम। तो किस प्रकार का पौधा? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या निश्चित नहीं। जो चिनोपोडियम एल्बम पौधा है वो किस प्रकार का पौधा है? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या पता ही नहीं कि कितने सालों तक ये चल सकता है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जीवन वृत्त के आधार पर जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। जीवन वृत्त के आधार पर ये एक वर्षीय पौधा माना जाता है। कौन सा पौधा? चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुआ कहते हैं, इसे जीवन वृत्त के आधार पर एक वर्षीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? अब यहाँ पर कितनी मात्रा देनी है? 92। एक ऐसा क्वेश्चन यूरिया डीएपी से 100% पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु या फास्फोरस आपूर्ति हेतु कितना डीएपी यूरिया देना चाहिए या कितनी मात्रा आवश्यक होगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप ज़रूर जितने भी हैं वो पढ़ें, उर्वरक में मिले। जिन्होंने तो इनके ऑप्शन है 20 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या फिर 190 किलोग्राम। जो 92 किलो नाइट्रोजन है, कितनी? 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? जिनको पता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है उन्होंने जवाब दे दिया है, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। जो 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु हमें 200 किलोग्राम, कितने? 200 किलोग्राम यूरिया देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि 100 किलोग्राम यूरिया में
46% यानी 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। और 46 और 46 टोटल हो गए 92 किलोग्राम। तो जिनको पता है उन्होंने सही जवाब दिया, और जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया, तो नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। नेक्स्ट है, चने में खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु पैसाली नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाना चाहिए या किया जाता है। जो चने में खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक नियंत्रण हेतु क्या करते हैं, पैसाली नामक या फ्लूक्लोरेरिन, इसका नाम क्या है, पैसालिन या फ्लूक्लोरेरिन। तो इस शाकनाशी का प्रयोग किस समय करना चाहिए, फसल बुआई से पूर्व, फसल अंकुरण से पूर्व, फसल बुआई के बाद, या फिर उपरोक्त सभी, यानी किसी समय कर सकते हैं, फसल बुआई के बाद, फसल बुआई के पहले। तो सही आंसर बताना है कि किस समय पैसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए जो कि फसल के लिए हानिकारक नहीं हो और खरपतवारों को नष्ट कर दे पूरी तरह से। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है, ए आंसर फसल बुआई से पूर्व, उनका राइट आंसर है। जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं चने के अंदर, उसके लिए जो पैसालिन फ्लूक्लोरेरिन जो कीटनाशक आता है उसका उपयोग फसल बुआई से पूर्व करते हैं। पूर्व करने से क्या होता है, जिस टाइप बाकी अन्य फसलों के अंदर क्या करते हैं, पेंडामिथलिन या पेंडामिथलिन का उपयोग करते हैं, उसी टाइप यहाँ पर चने के अंदर पैसालिन का उपयोग है जो फसल बुआई से पूर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली कलिका पर कितनी आंखें होनी चाहिए। जो गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाई जाती है कलिकाएं, जो उनके टिलर्स होते हैं, कल्ले होते हैं, उनको हम गन्ने की बुआई के लिए उपयोग लेते हैं, उन पर कितनी आंखें होनी चाहिए, 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख या 5 आंख। 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख या फिर 5 आंख। कितनी आंख वाली गन्ने की जो कलिका होती है उसकी बुआई करनी हमारे लिए उचित होती है। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उनका राइट आंसर है जो 3 कलिका होता है गन्ना, 3 कलिका की जो 3 आंखें पाई जाती है कलिका पर, वो कलिका सबसे उपयुक्त रहती है गन्ने की बुआई के लिए, क्योंकि उसमें जो बीज है वो कलिका जो बीज के रूप में उपयोग ले जाती है उसकी संख्या कम लगती है और पैदावार अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है। इसलिए जो 3 आंख वाला गन्ना है वो सर्वाधिक उपयोग लिया जाता है बुआई के लिए। निम्न में से किस फसल की किस्म RGC 936 है। RGC 936 से संबंधित क्वेश्चन आया सहित 2 बार, तो ध्यान दें आप। मोट, गवार, मूंग, मटर, किस फसल की RGC 936 किस्म है, जल्दी से आंसर करें। ऐसे क्वेश्चन जब ये रिपीट होते हैं इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जानबूझकर क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है। तो जो RGC 936 किस्म बी आंसर दिया उनका राइट आंसर है। RGC 936 किस्म है जो गवार की किस्म है, किसकी, गवार की, और इसे राजस्थान के अंदर गवारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गवारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का वानस्पतिक मान किस पर निर्भर है। बीज का वानस्पतिक मान किस पर निर्भर है, बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर, बीज की शुद्धता पर, 1 तथा 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीज का जो वास्तविक मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, बीज का वास्तविक मान है जो किस पर निर्भर करता है। वास्तविक मान की बात करें यहाँ पर, तो जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है 1 तथा 2 दोनों, उनका राइट आंसर है। जो बीज की अंकुरण प्रतिशतता होती है कि 100 बीज में से कितने बीज है जो अंकुरित होते हैं, कितने बीज है जो अंकुरित होते हैं, और एक होती बीज की शुद्धता कि बीज के अंदर किसी टाइप का खरपतवार का बीज या किसी खरपतवार का टुकड़ा, कंकर, पत्थर, मिट्टी, जो भी कुछ नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ बीज होना चाहिए, और बीज की अंकुरण प्रतिशतता, ये दोनों बात वास्तविक मान पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट है तेल तथा रेसे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल। तेल तथा रेशा, तारामीरा, अलसी, मसूर, मूंगफली। तो जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, जो तारामीरा होता है उससे तेल प्राप्त होता है, उससे ओनली फॉर तेल प्राप्त होता है, तारामीरा है। और जो तारामीरा, सरसों, राई, इनसे तेल प्राप्त किया जाता है, इनसे रेशा नहीं मिलता है। फिर अलसी आती है, तो अलसी के अंदर अलसी का पौधा होता है, वो बड़ा पौधा होता है, और इनका अलसी से जो तेल भी प्राप्त होता है और इसके साथ साथ रेशे भी अलसी से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तो अलसी होगा। बी आंसर जिन्होंने दिया उनका राइट आंसर है। और मसूर होती है, मसूर दलहनी फसल है, तो मसूर से रेशा प्राप्त नहीं होता है, मसूर से रेशा प्राप्त नहीं होता है। और मूंगफली है, मूंगफली का सीधा फंडा है, इससे तेल ही प्राप्त होता है। जो 5 साल का बच्चा है उसको भी पता है मूंगफली से तेल प्राप्त होता है। और आपने अभी तक 12th कर ली और जेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना ही चाहिए कि मूंगफली से ओनली फॉर तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRA व्यवस्था किस फसल से संबंधित है? CRI, ये आ गया CRI। और पहले क्वेश्चन आया एक SRI, यहाँ C की जगह क्या था? S। तो आलू, टमाटर, चना, गेहूँ, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। CRI अवस्था है जो गेहूं की है। किसकी है? गेहूं की। जब गेहूं में 21 दिन बाद नई जड़ें निकलना स्टार्ट होती हैं तो वो CRI स्टेज कहलाती है। और इस CRI स्टेज पर गेहूं की फसल में सिंचाई करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है, यानी प्राथमिक भूपरिष्करण है? गहरी जुताई करना, हेरोइंग, पाटा लगाना, बोई। कौन सा है जो द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है? कौन सा होगा इसके अंदर राइट आंसर जो द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है? तो जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है गहरी जुताई करना। गहरी जुताई करना प्राथमिक भूपरिष्करण होता है। इसके बाद जो गहरी जुताई के बाद जो भी क्रिया की जाती है, जो बीज बुआई से लेकर जब बीज कटाई तक जितनी भी क्रियाएं होती है वो कौन सी होती है? वो होता है द्वितीय भूपरिष्करण। कौन सा होता है? द्वितीय भूपरिष्करण। तो यहाँ हमारा आंसर राइट होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? दोमट, रेतीली, मटियारी, सिल्ट। फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? दोमट, रेतीली, मटियारी या फिर सिल्ट। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है दोमट, उनका राइट आंसर है। जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है वो कौन सी सॉइल है? वो है दोमट सॉइल, दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? अब तिलहन के लिए जो तेल वाली फसल होती है उसके लिए कौन सा तत्व है जो महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, फेरस, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, फेरस, सल्फर। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है फेरस, उनका सरासर गलत है। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है सल्फर, उनका राइट आंसर है। तिलहन में क्या होता है? एक तो तेल की मात्रा बढ़ाने और एक तेल की जो सुगंध होती है उसको बढ़ाने या उनकी जो मेंटेन करने के लिए सल्फर तत्व आवश्यक होता है। कौन सा तत्व है? सल्फर। तो तिलहनी फसल के लिए उपयोगी तत्व कौन सा होगा? सल्फर होगा, और महत्वपूर्ण तत्व भी सल्फर ही होगा।
गिल्ली जुताई किस फसल से संबंधित है? गेहूँ, जवार, चावल, मक्का। गिल्ली जुताई किस फसल से संबंधित है? ये भी धान से संबंधित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, चावल। गिल्ली जुताई है जो चावल से संबंधित है। इसमें डेपोक विधि, सीरी SRA विधि ये यूज में ली जाती है, और इसे जो पडलिंग क्रिया के बाद जो तैयार होता है खेत, उसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं, तो वो गिल्ली जुताई कहलाती है। नेक्स्ट है हरित बाली किसका रोग है? हरित बाली किसका रोग है? गेहूँ, चरी, बाजरा, मूंग। हरित बाली किसका रोग है? गेहूँ का, चरी का, बाजरा या फिर मूंग का। तो हरित बाली रोग आपने 11th में भी शायद पढ़ा होगा, पर 12th में तो पढ़ा ही होगा। हरित बाली रोग है जो बाजरा का है, हरित बाली जोगिया रोग, हरित बाली जोगिया चेपा, ये रोग आपने पढ़े थे 12th के अंदर। तो हरित बाली किसका रोग है? बाजरा का। गेहूं की बीज दर क्या है? अब गेहूं की बीज दर क्या होनी चाहिए प्रति हेक्टर? 50 से 60 kg प्रति हेक्टर, 80 से 90 kg प्रति हेक्टर, 100 से 125 kg प्रति हेक्टर, या फिर 20 से 30 kg प्रति हेक्टर। गेहूं के लिए बीज दर का सही कौन सा ऑप्शन होगा, या कितनी बीज दर है जो गेहूं की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है, यहाँ पर देखो ये रेंज में दे रखा है, तो इसके हिसाब से रेंज में ही आंसर देना। 100 से 125 kg प्रति हेक्टर। गेहूं की बीज दर कितनी उपयोग लेते हैं? 100 से 125 kg प्रति हेक्टर। मूंग का वानस्पतिक नाम है, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना मूंगो, विग्ना रेडिएटा, साइसर एरेटिनम, ग्लाइसिन मैक्स। तो मूंग का वानस्पतिक नाम बताना है। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है विग्ना मूंगो, विग्ना मूंगो, वो मूंग से मूंगो पर जाने की कोशिश नहीं करें, मूंग से मूंगो पर जाने की कोशिश नहीं करें। जो मूंग का वानस्पतिक नाम है वो है विग्ना रेडिएटा। क्या है? विग्ना रेडिएटा। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया उनका राइट आंसर है। और जो चना होता है, चने का नाम होता है साइसर एरेटिनम। चना भी दो प्रकार के होते हैं, एक काबुलिकम होता है तो उसका नाम होता है काबुलिकम, साइसर काबुलिकम। एक होता है देसी चना, देसी चना का नाम है साइसर एरेटिनम। एक है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स नाम है सोयाबीन का। किसका है? सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? जो ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, कपास। सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, कपास, इनमें से किस फसल के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में, मूंगफली में, या फिर गन्ना में, या कपास के अंदर? ऊपर ध्यान रखना, प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है सोयाबीन, क्या आंसर दिया? सोयाबीन, उनका राइट आंसर है। जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 40 से 42% तक सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40 से 42% तक। और इसमें जो तेल पाया जाता है सोयाबीन के अंदर वो पाया जाता है 20%। कितना? 20% तेल पाया जाता है, और 40 से 42% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन जो डेली चलते रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को, लिंक को शेयर करें दिन प्रतिदिन, और हर शाम 9 बजे लाइव प्रीमियर में जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।